Am I audible now? Am I audible now? ओहो, ये तो बिग मिस्टेक हो गया है. माइक जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, बट आई गेस नाउ स्ट्रीमिंग इज ओके विद द. या ओके जी, थैंक यू. चलो यार फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो आई एम रियली सॉरी कि लाइव सेशन स्टार्ट हो गया और माइक वाज नॉट प्रॉपरली वर्किंग. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज जो हम पढ़ेंगे वी विल स्टडी हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है. अब ये सिटीजनशिप जो है एक तो कोई है जो सिटीजन है, और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई सिटीजन नहीं है तो वो सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर कर सकता है, ठीक है. तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हर जुडिशरी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए. अगर आप इंटरव्यू पे भी जाते हो तो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले, ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए. आप कहोगे मैम सिटीजनशिप के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन आर्टिकल 5 to 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से आपको ये आंसर मिल जाएगा. लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हम सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में बात करें तो इट इज़ नॉट ओनली आर्टिकल 5 to 11 विच डील्स विद द टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप, बट ऑल्सो वी हैव सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हमारे पास होनी चाहिए. एक और क्वेश्चन ये उठता है कि मैं आज ये सिटीजनशिप का मैटर लेके क्यों आई. वो इसलिए लेके आई क्योंकि CAA पता ही है सबको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो अभी काफ़ी चर्चा में है, ठीक है. तो उसके बेसिक क्वेश्चन लेंगे. वो ये देखो, CAA जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, 2019 में लाया गया था. आप लोगों को याद होगा जब कोरोना आया था उससे पहले जो है काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, वो इसी एक्ट की लिए हुए थे, ठीक है. उस टाइम पर NRC भी था, लेकिन NRC अभी लाया नहीं गया है. तो अभी सिर्फ और सिर्फ CAA की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है. ये क्या कहता है, CAA सिटीजनशिप से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपके पास आज सिटीजनशिप का टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है. तो हम CAA के कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू कि भाई सिटीजन कौन होता है, या अगर कोई नहीं है तो वो एक्वायर कैसे कर सकता है, और CAA को किस तरीके से पार्लियामेंट लेके आई है. लेके आई है इन द सेंस कि किन प्रोविजंस के हिसाब से वो इस तरीके के अमेंडमेंट्स को लेके आई है. ये सारे आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे जब आपको पूरा टॉपिक जो है कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पर क्या है, CAA ने क्या किया कि कुछ रेफ्यूजीज तो आप समझते हैं ना, जो कि हमारी कंट्री में क्या हो गया है, आ गए हैं, यहाँ पर हैं दूसरे कंट्री के, लेकिन हमारी कंट्री में उन्होंने एंटर कर लिया है और एज रेफ्यूजीज़ वो यहाँ पर रह रहे हैं. किस कंट्री से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है. तो इन कंट्रीज से ये लोग जो है बिलोंग करते हैं और हमारी कंट्री में अभी रह रहे हैं. तो CAA के थ्रू इनको क्या किया जा रहा है, इन रेफ्यूजीज़ को क्या दिया जा रहा है, सिटीजनशिप दी जा रही है. किनको दी जा रही है? उन सभी लोगों को जो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट मुस्लिम्स. अब पॉइंट यहाँ पर यही विवाद का है कि भाई मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, और अगर इंक्लूड नहीं किया गया है तो इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको करंट अपडेट ये दूँ तो अराउंड 450 प्लस पिटीशंस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई हैं इस बात को लेके कि भाई ये जो है ना रिलीजन को लेकर रिलीजन स्पेसिफिक अमेंडमेंट किया गया है एंड दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. खैर ये पिटीशन तो अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पेंडिंग है. तो इसके रिस्पेक्ट में तो मैं और आप अभी क्या ही बात करेंगे. लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये रिलीजियस स्पेसिफिक है या नहीं है. तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो हम तभी उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये इसका करंट वो है. दूसरी चीज़ ये कि सरकार ने जो इसका रीज़न दिया वो ये दिया कि भाई जो पाकिस्तान कह लो, अफगानिस्तान कह लो या बांग्लादेश कह लो, ये तीनों ही कंट्रीज़ जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ है, ठीक है. तो यहाँ से जो जिन रेफ्यूजीज़ को हम सिटीजनशिप दे रहे हैं वो हैं जो अपनी कंट्री में क्या किए गए हैं, एक्सप्लॉइटेड हैं. तो मुस्लिम कंट्रीज़ में मुस्लिम्स को ही एक्सप्लॉइट किया जाए, ये थोड़ी हजम करने की बात नहीं है. ऐसा तर्क जो है वो सरकार ने दिया है, ठीक है. तो खैर इसीलिए
इसीलिए सारे रिलीजन को सरकार ने ऐड किया, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं ऐड किया गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, तो लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है, और इसीलिए मैं आपके सामने सिटीजनशिप के बारे में डिस्कशन लेके आई हूँ कि एक्चुअली में सिटीजन होता कौन है, और अगर नहीं है तो वो एक्वायर किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, अब मैं आपको बता दूं, अगर हम सिटीजनशिप के मैटर को देखें तो वी हैव टू थिंग्स टू लुक इनटू। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से 11, और दूसरा सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब हम कब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 till 11 देखते हैं और कब हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 देखते हैं, ये समझ लेते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से 11 देखते हैं तो हम इस बात का, इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है कि 26, चलो आप लोग मुझे ज़रा बताना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था, कब एनफोर्स हुआ था हमारे ऊपर। कम ऑन, आंसर मी इन कमेंट एवरीवन, जल्दी से। कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन? एनीवन? अरे यार, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनफोर्स हो गया था, यानी कि हम अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ चुके थे। ठीक है, तो सवाल ये था कि भाई 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन है, तभी तो उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में आएगा, राइट? तभी तो आएगा वो। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो 5 till 11 में दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो लोग आर्टिकल 5 till 11 में फॉल करते हैं वो सिटीजन थे किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 26 जनवरी के बाद कोई सिटीजनशिप नहीं, कोई और पर्सन सिटीजनशिप नहीं ले सकता, ऐसा तो नहीं है ना? आप एग्जाम्पल्स देखो, अदनान सामी, वो हमारी कंट्री के सिटीज़न नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में सिटीजनशिप ली। तो वो कैसे ली? क्योंकि वो तो 26 जनवरी 1950 को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 till 11 में सिटीज़न थे ही नहीं। ठीक है, तो जो उसके बाद के सिटीजनशिप के क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मिलेंगे। समझ में आया कि हमें कब आर्टिकल 5 till 11 पढ़ना है और कब किस चीज़ के लिए हमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ना है। चलो, अब पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सिटीजनशिप, हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वाई सिटीजनशिप इज इंपॉर्टेंट, इस बात पर भी मैं आऊँगी, लेटर ऑन आऊँगी। एक बार हमें सिटीजनशिप समझा दूँ, फिर आपसे पूछूंगी कि भाई सिटीजनशिप लेने के लिए ज़रूरी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है सिटीजनशिप का। ठीक है, तो अगर हम आर्टिकल 5 till 11 के रिस्पेक्ट में देखें ना, तो मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो हुआ कि पर्सन हु आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया, वो हमें आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। दूसरा, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, उनके रिस्पेक्ट में प्रोविजन आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। और कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, उनके रिस्पेक्ट में आपको प्रोविजन मिलेगा आर्टिकल 7 में। और जो लोग अब्रॉड में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जॉब वॉब जो है किसी और कंट्री में करते हैं, लेकिन कहते तो वो यही है ना कि हम इंडियंस हैं, है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन आपको मिलेगा आर्टिकल 8 में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 5 को देख रहे हैं हम लोग। वी आर लुकिंग आर्टिकल 5 जो कि डोमिसाइल के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पर्सन यहाँ पे डोमिसाइल्ड हो। डोमिसाइल का क्या मतलब हुआ? एनीवन? डोमिसाइल का मीनिंग ये होता है, रेजिडेंस नहीं होता। डोमिसाइल और रेजिडेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो दिल्ली में आके लोग आके रहते हैं, कुछ पढ़ाई के लिए रहते हैं, तो कभी नौकरी के लिए रहते हैं, लेकिन उनका गांव होता है घर। होम टाउन क्या है?
वो कहते हैं हम गांव, उस फलाने गांव से हैं, हम हरियाणा के उस गांव से बिलोंग करते हैं, हम यूपी के उस जगह से बिलोंग करते हैं। तो डोमिसाइल और रेजिडेंस में अंतर होता है। रेजिडेंस इज टेम्परेरी, बट डोमिसाइल जो होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट मतलब कि कोई एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म रहने का इंटेंशन होता है। दिस इज व्हाट इज सेड टू बी डोमिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि पर्सन जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में, यानी कि उसका इंटेंशन होना चाहिए लॉन्ग टर्म इंडिया में ही रहने का। फिर देखिए, लेकिन ये तो पहली हुई, और उसके बाद यहाँ लिखा है एंड, यानी कि डोमिसाइल तो एक है ही, उसके बाद 2, 3, 4 में से एनी वन कंडीशन टू फुलफिल। पहली क्या है कि या तो वो खुद बॉर्न हुआ हो यहाँ पर, या तो वो खुद यहाँ पे बॉर्न हुआ हो। दूसरा, या उसके कोई पेरेंट्स जो हैं वो बॉर्न हुए हों यहाँ पर, या फिर वो 5 साल यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो है 5 साल के लिए वो इंडिया में रह रहा है। तो एनी कोई भी अगर एक सिचुएशन फुलफिल होती है, वो डोमिसाइल है, प्लस या तो वो यहाँ खुद पैदा हुआ है या उसके पेरेंट्स पैदा हुए हैं यहाँ पर, या फिर वो 5 साल यानी 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल से वो इंडिया में रह रहा है। तो इनमें से अगर कोई भी एक सिचुएशन फुलफिल होती है 1 प्लस दिस 2, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो वो इंडियन सिटीजन 26 जनवरी 1950 को माना जाएगा। पहली चीज़ तो ये हुई, दिस इज आउट ऑफ बॉर्न। फिर दूसरी देखिए, ये हमें आर्टिकल 5 में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट हो गए। अब 1950 मतलब एक टाइम था जब हमारा इंडिया जो था वो पूरा एक था, पाकिस्तान वॉज अ एरिया ऑफ इंडिया इटसेल्फ, वो पूरा एक था ना। तो जो वहाँ के लोग थे, उस एरिया के लोग थे, वो यहाँ आ गए। ठीक है, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए थे। तो क्या हुआ था, पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एक पैक्ट हुआ था, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि भाई इन्होंने एक डेट डिसाइड कर लिया। ये डेट ही डिसाइड की गई थी। तो ये डेट से पहले जो लोग माइग्रेट हुए थे ना, वो तो मान लिए गए कि वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। कब? 26 जनवरी 1950 को। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में माइग्रेट हो गए, उनको हमने ऐसे ही मान लिया कि वो इंडियन सिटीजन ही है। किस दिन? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर बात ये आई कि उसके बाद जो लोग माइग्रेट हुए, उसके बाद अगर जो लोग माइग्रेट हुए तो उनको क्या करना था, उन्हें एक अपने आप को रजिस्टर करवाना था। ठीक है, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India। ठीक है, तो उनको क्या करना था, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देके अपने आप को एज इंडियन सिटीजन रजिस्टर कराना पड़ा था। जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया, फिर वो 26 जनवरी 1950 को इंडियन सिटीजन माने गए। ठीक है, फिर ये हुआ हमारा कौन सा, आर्टिकल 6, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो गए थे। उनके लिए डेट याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिवली भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इससे पहले अपने आप कोई कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, इस डेट के बाद उन्हें फॉर्मेलिटीज़ करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे। उस टाइम पे बहुत हलचल थी, क्योंकि बहुत माहौल जो था, सिचुएशन जो था, दैट वाज, लोग खुद ही कंफ्यूज थे कि हमें करना क्या है, यहाँ रहना है, वहाँ रहना है, वहाँ रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा है, यहाँ रहेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा है। तो देयर वाज अ बिग क्योस, जो मैं और आप आज की डेट में उस चीज़ को सिर्फ सोच सकते हैं बट समझ नहीं सकते, है ना। तो कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया वाले एरिया से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, लेकिन वहाँ जाके उनको लगा कि यार यहाँ पे हमारा काम नहीं बनेगा और इट इज़ बेटर कि हम वापस इंडिया आ जाएं। तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए, उन लोगों के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 7 बात करता है। अब यहाँ पर फिर से एक डेट डिसाइड की गई। उन्होंने कहा कि आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, ठीक है, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ये सेक्शन जो है ना, दो चीज़ों की बात करता है। एक तो नेगेटिव की बात करता है और एक पॉजिटिव की बात करता है। नेगेटिव इन द सेंस कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और फिर वो नहीं आए तो दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंपल।
ठीक है, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो लोग जाके वापस आए उनके रिस्पेक्ट में ये सेकेंड पैराग्राफ है जो ये कहता है कि जो इंडियन टेरिटरी में वापस आए उन्हें हम मान लेंगे कि वो जो है ना इस वाली डेट आफ्टर 19 जुलाई 1948 को वो रिटर्न हो गए हैं, तो उनको इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कराना होगा, रजिस्टर कराना होगा। क्लियर? सेक्शन 7 का पहला पार्ट ये कहता है जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए वो तो क्या हो गए, अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नेगेटिव उसमें लिखा। जो लोग जाके वापस आ गए, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में आर्टिकल 6 में, हाँ आर्टिकल 6 में जो ये क्लॉज 2 या बी के फॉर्म में है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना था ना, तो उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना होगा। तो ये सेक्शन दो चीज़ों की बात करता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरी सच पर्सन शैल फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 be deemed to have been migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। आफ्टर यानी कि इस सेक्शन के आफ्टर 19 जुलाई 1948 की बात हुई ना, तो उसके बाद वो आए हैं, फिर उनको रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी आर्टिकल 7 जो लोग जाके वापस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आर्टिकल 8 बात करता है जो लोग अब्रॉड में रहते हैं, दे आर मेनी पीपल, ठीक है, जो लोग बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, जो लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फिर क्या वो वहाँ के सिटीज़न हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ रह रहे हैं, या वो इंडियन सिटीज़न ही रहते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 8 में प्रोविज़न मिलेगा। आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो लोग, ठीक है, जो खुद एनी पर्सन हु, यानी कि वो खुद, जैसे कि मान लो कि मैं कनाडा चली गई या मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई हूँ काम करने के लिए, ठीक है, तो मैं अगर खुद इंडिया में बॉर्न हुई हूँ या अगर मैं नहीं हुई हूँ तो मेरे पेरेंट्स अगर यहाँ पे बॉर्न हुए हैं या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे आउटसाइड इंडिया रहती हूँ, तो माना जाएगा कि मैं इंडियन सिटीज़न ही हूँ। यानी कि मैं पैदा यहाँ खुद हुई हूँ, मैं नहीं हुई हूँ तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ दूसरे कंट्री में रहती हूँ, तो माना ये जाएगा कि मैं इंडियन सिटीज़न ही हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, मैंने वहाँ जो, अगर मान लो कि मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में जाकर मैंने वहाँ पर अपने आप को एज इंडियन सिटीज़न ही रजिस्टर कराया है, तो मैं क्या कहलाऊँगी, इंडियन सिटीज़न ही कहलाऊँगी। क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, या तो मैं खुद पैदा हुई हूँ या फिर मेरे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, प्लस लेकिन मैं रहती आउटसाइड इंडिया हूँ, लेकिन I have registered myself in that country as an Indian citizen, that means I am Indian citizen, ठीक है, और मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न नहीं कहलाऊँगी। तो ये वेरी प्रोविजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 8। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 9। अब अगर यहाँ पे आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने वॉलंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है ना, तो फिर मैं इंडियन सिटीज़न नहीं कहलाऊंगी। अब मैं कनाडा गई और वहाँ पे मैंने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली, नाउ आई एम नो मोर इंडियन सिटीज़न। आप एक टाइम पे दो कंट्रीज की सिटीजनशिप नहीं ले सकते हो। देयर आर मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो कि यहाँ पे सेलिब्रिटी हैं बट दे आर नॉट इंडियन सिटीज़न, जैसे कि अक्षय कुमार, ही इज़ कैनेडियन, उसने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है, रहता वो यहाँ पर है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही इज़ सिटीज़न ऑफ कनाडा। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो चाहे रहें कहीं भी, यहाँ रहे वहाँ रहे, उसे रहने से कोई मतलब नहीं है, बात सिटीजनशिप की है, ठीक है ना। तो अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, दैट मीन्स यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 सिंपल सी बात ये कह रहा है, ये कॉन्टिन्यूएशन की बात कर रहा है कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं देन यू विल रिमेन टू बी, यू कॉन्टिन्यू टू बी इंडियन सिटीजन subject to the provision or rules and regulation made by the parliament। अगर पार्लियामेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएगी उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कहलाएंगे, इंडियन सिटीजन ही रहेंगे, कॉन्टिन्यूड रहेंगे, ठीक है। तो वेरी स्मॉल था कॉन्सेप्ट जो है वो हमें आर्टिकल 10 में दिया हुआ है। यहाँ मैंने लिख दिया है एवरी पर्सन कॉन्टिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब हमने पार्लियामेंट क्यों कहा, पार्लियामेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि सिटीजनशिप के रिस्पेक्ट में जो भी लॉज बनाएगा वो पार्लियामेंट बना सकता है। ही इज़ एम्पावर्ड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 11, ठीक है। तो जो हमारा CAA भी आया ना, तो वो सिटीजनशिप से रिलेटेड आया, जो नए रूल्स रेगुलेशन बनाए वो पार्लियामेंट ने बनाए, तो पार्लियामेंट बना सकता है। ये एम्पावरमेंट कहाँ से मिली है पार्लियामेंट को, ये एम्पावरमेंट मिली है आर्टिकल 11 से मिली है,
ठीक है, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आता है, ये तो हमारा यहाँ तक जो हमने पढ़ा आर्टिकल 11 तक, ये तो हमने देखा कि जो सिटीजन हैं 26 जनवरी 1950 को, जिनके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी तो सिटीजनशिप ली जाती है। देयर आर मैनी पीपल जो दूसरे कंट्री के हैं और उन्होंने अब इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, कनाडा में जाके कैनेडियन सिटीजनशिप लेते हैं ना, तो उनके प्रोविज़न के हिसाब से लिया आपने, तो ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया में आकर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 5 to 11 में वो फॉल नहीं करेंगे, दे विल फॉल अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब सिटीजनशिप एक्ट जो है ना, वो दो चीज़ों की बात करता है, एक तो एक्वायर करने की, सिटीजनशिप को एक्वायर करने की, और दूसरी सिटीजनशिप को एंड करने की। दोनों चीज़ों की ये बात करता है। तो एक्विजिशन जो होता है, दिस कैन बी डन बाय 5 मोड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। दिस कैन बी डन इन 5 मोड्स। 1 इज द बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन। ये नेचुरलाइजेशन है, ठीक है। देन लॉस कैसे होगा? 3 तरीके से, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन एंड डिप्राइवेशन। मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये कई बार पॉलिटी पोर्शन में एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन, रिनंसिएशन एंड डिप्राइवेशन। लेकिन ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, ये आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई विल लेट यू नो, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आप सिटीजनशिप कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हो। सबसे पहले हम बर्थ को डिस्कस करेंगे। तो बर्थ के रिस्पेक्ट में बात ये थी, यहाँ पे देखो कई एक अमेंडमेंट्स भी आए हैं, लेकिन जो हमारा करंट है पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो, या पहले हम यहाँ से देखते हैं। देखो 1987 से पहले पहले क्या था ना, जो भी लोग रूल ये था कि जो भी लोग इंडिया में पैदा हुए हैं ना, वो क्या कौन कहलाएंगे? वो इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, जो भी मान लो पड़ा कि कोई भी बांग्लादेश से आ गया या पाकिस्तान से, अगर वो बच्चा यहाँ पैदा हुआ तो वो इंडियन सिटीज़न हो गया। तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्रिएट हो रही थी, है ना। तो फिर इसके रिस्पेक्ट में एक अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है, जो कि 19 और वो रूल 1987 से 2003 पर 3 तक अप्लाई रहा। दूसरा रूल क्या बनाया गया कि भाई जो बॉर्न हुआ हो प्लस उसके फादर जो है ना वो इंडियन सिटीज़न हो, तभी वो पर्सन क्या कहलाया जाएगा? इंडियन सिटीज़न कहलाया जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है लेकिन उसके पापा भी इंडियन हैं, तभी वो इंडियन सिटीज़न कहलाएगा। लेकिन इससे भी काम नहीं बन रहा था, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या लगा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी लगा कि फादर ही होना चाहिए इंडियन सिटीज़न, व्हाट अबाउट द मदर। तो मदर के रिस्पेक्ट में फिर से एक क्या कहते हैं, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए एक और अमेंडमेंट आया, दैट केम अंडर 2003। और यहाँ पे ये कहा गया, और यही हमारे करंट एप्लीकेबल है, वो क्या है? करंट ये कहा गया कि भाई जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ हो और उसके कोई भी एनी वन पेरेंट और दोनों पेरेंट, चाहे तो दोनों पेरेंट्स या एनी वन पेरेंट जो हो, क्या हो, यहाँ पर इंडियन सिटीज़न हो, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? इंडियन सिटीज़न ही कहलाएगा, ठीक है। कई बार होता है कि हम किसी फॉरेनर से शादी कर लेते हैं, ठीक है, तो अब बच्चा क्या कहलाएगा? वो फॉरेनर की कंट्री का बच्चा कहलाएगा या इंडिया का कहलाएगा? तो अगर वो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और उसके फादर या मदर, ठीक है, अगर इंडियन सिटीज़न है तो वो इंडियन सिटीज़न ही कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्या ऐड करी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पेरेंट्स है ना वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो। अब ये इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पर पहली बार ऐड किया गया। इलीगल इमिग्रेंट का मतलब ये हो गया कि जो भी पर्सन जो है हमारी कंट्री में एंटर हो गया है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एंटर तो हुआ, लेकिन वो उस टाइम पीरियड को, और मतलब लेट सपोज 6 महीने का वीज़ा मिला था इंडिया का, लेकिन फिर वो एंटर तो हो गया प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन अब वो इंडिया से बाहर नहीं गया, तो वो भी इलीगल इमिग्रेंट ही कहलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा यहाँ पैदा हुआ हो, उसके दोनों पेरेंट्स या कोई भी एक पेरेंट क्या हो, इंडियन सिटीज़न हो, प्लस वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? इंडियन सिटीज़न कहलाएगा। दिस इज़ गिवन सिटीजनशिप बाय बर्थ। कहाँ दिया हुआ है? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब कोई भी पूर्वज
रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि बच्चा कहाँ बॉर्न हुआ है, आउट ऑफ इंडिया। पहले वाले सेक्शन में क्या हुआ था, बच्चा कहाँ पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा हुआ है। लेकिन अगर बच्चा बाहर पैदा हुआ है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अब बाहर जॉब के लिए रह रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने उनका बच्चा पैदा हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे, वहाँ जॉब कर रहे थे, वहाँ बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन होगा या इंडियन होगा, ठीक है ना। तो ये सवाल आ जाता है। तो उसके रिस्पेक्ट में कहा है कि अगर बच्चा आउट ऑफ इंडिया पैदा हुआ है, लेकिन पेरेंट्स ने क्या किया है, विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, उस बच्चे को रजिस्टर कराया है कहाँ, इंडियन कॉन्सुलेट में, कि भाई ये बच्चा जो है इंडियन है, क्योंकि और इसके पास किसी भी कंट्री का कोई पासपोर्ट नहीं है। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उस बच्चे को एज इंडियन रजिस्टर करवाया। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ए एंड बी, हस्बैंड एंड वाइफ ले लो, हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया for their job and they conceived and they given a birth to a child, ठीक है। now the question arises, the child is Indian or Australian, तो what they need to do, उस spouse को क्या करना पड़ेगा, parents को क्या करना पड़ेगा, they need to get their child registered in Indian consulate एज इंडियन एंड दे हैव टू गिव अंडरटेकिंग कि भाई उनके बच्चे के पास किसी भी कंट्री का पासपोर्ट नहीं है एंड दे वांट टू गेट देयर चाइल्ड रजिस्टर एज इंडियन, ठीक है। तो फिर वो इंडियन हो जाएगा। एंड यही लॉ अभी हमारे करंट में भी एप्लीकेबल है। इस रिस्पेक्ट में भी कई एक अमेंडमेंट्स हुए थे। 1950 में अमेंडमेंट हुआ, 1952 में अमेंडमेंट हुआ, समझ में आया। लेकिन करंट हमारे ऊपर ये अप्लाई है। फिर नेक्स्ट देखिए सेक्शन 5 है, ये दे रहा है बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या करना है कि आप बॉर्न का कोई वो लेना देना नहीं है, आप पैदा नहीं हुए, आपके पेरेंट्स वगैरह जो हैं यहाँ पर नहीं हुए, इसका कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर अदरवाइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन दोगे और आप कौन होने चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते कौन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होते हैं जो लोग या तो खुद या उनके पेरेंट्स जो हैं कहाँ पैदा हुए हैं, अनडिवाइडेड इंडिया में हुए हैं, 90 यानी कि 1947 से पहले जब पूरा इंडिया अनडिवाइडेड था, पूरा एक था ना, तो उस अनडिवाइडेड एरिया इंडिया में वो पैदा खुद हुए हों या उनके पेरेंट बॉर्न हुए हों, ठीक है। या फिर वो एक ऐसी टेरिटरी में पैदा हुए हों जो टेरिटरी इंडिया की हिस्सा बनी आफ्टर 15 अगस्त 1947। बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज हैं जो हमने एक्वायर करी हैं, जैसे कि सिक्किम हो गई, पुडुचेरी हो गई, ये सब हमारे इंडिया के हिस्से नहीं थे, ये हमारे इंडिया में नहीं आते थे, हमने एक्वायर किए हैं। तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऐसे एरिया में रहता है जो कि इंडिया ने 15 अगस्त 1947 के बाद एक्वायर किया है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगा। दैट पर्सन नीड टू मेक एप्लीकेशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको जो है थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दिस वॉज अबाउट द रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं जो हमारा CAA का जो अमेंडमेंट आया है वो भी इसी प्रोसेस के लिए ही बात कर रहा है। इसी प्रोसेस के थ्रू जो हो रहा है उन रिफ्यूजीज़ को सिटीजनशिप देने की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले वही एप्लीकेशन देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन देगा एप्लीकेशन, एक ऐसा पर्सन जो कि ऐसे कंट्री से ना हो जहाँ पर इंडियंस क्या हो, प्रिवेंटेड हो, पहली चीज़, यानी प्रिवेंटेड मतलब जहाँ पे इंडियंस अलाउड ना हो। दूसरी चीज़ ये कि उसने दूसरे कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको रिनाउंस कर दिया हो, ये सेकेंड कंडीशन है। तीसरी चीज़ ये कि जिस दिन एप्लीकेशन दी जा रही है, ठीक है, उसके 12 महीने पहले 12 मंथ बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन, अगर मान लो 1 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन दी जा रही है, तो 12 महीने पहले क्या हो, वो इंडिया में 12 महीने से वो रह रहा हो, यानी कि वो आपका 2023 यानी कि 1 साल से वो एटलीस्ट मिनिमम यहाँ इंडिया में रह रहा हो, या फिर वो इंडियन गवर्नमेंट में कहीं पर जॉब कर रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस दे रहा हो, ठीक है। कोई भी एक चीज़, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस दे रहा हो या वो यहाँ पर इंडिया में रिसाइड कर रहा हो। कब,
जिस दिन एप्लीकेशन दिया है उसके 1 साल पहले से। तीसरी चीज हो गई है। फिर देखो फोर्थ चीज क्या है, इसके साथ साथ एक और चीज करनी है कि बिफोर अबव 12 मंथ्स, यानी कि ये जो 12 महीने का पीरियड है ना, ये 12 मंथ्स का पीरियड है, इससे भी पहले 14 साल से वो इंडिया में रिसाइड कर रहा हो या वो इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हो, ठीक है। ये 14 साल में से एग्रीगेट 11 साल तो एटलीस्ट क्या हो, उसने यहाँ पर रहा हो, एग्रीगेट वो यहाँ पे रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस दिया हो, ठीक है। तो अब अगर हम CAA की देखें ना, तो हमने भी कब बात करी, CAA में जो लोग यहाँ पर उन्होंने डेट दिया है, डेट क्या दिया है उन्होंने डेट दिया है आपका 31 दिसंबर 2024। इससे पहले मतलब इस टाइम के बाद से जो लोग यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, उन लोगों को क्या किया जा रहा है, आप वो एप्लीकेशन देंगे और फिर उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। तो वो उन लोगों को भी वाया प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन ही क्या दिया जा रहा है, सिटीजनशिप दी जा रही है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे एस्पेक्ट सिटीजनशिप के बता दिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कब जाना है, सिटीजनशिप एक्ट में कब आना है और उसमें किन किन सिनेरियोज़ में सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। बट एक बात, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सिटीजनशिप का करना क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप। ना हो सिटीजन हम अगर हम इंडिया के, तो क्या प्रॉब्लम है, इस देश ने आपको क्या दिया है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। कह तो हम देते हैं यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, ये है वो है, वी फाइंड आउट सो मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, बट फिर भी कहा जाए कि किसी और देश के सिटीज़न बन जाओ तो मना कर दोगे। अभी कहा जाए कि अफ़गानिस्तान की ले लो जाके सिटीज़नशिप, तो नहीं लोगे जाके। क्यों लोगे इंडिया की? पाकिस्तान की सिटीज़नशिप ले लो तो नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे भाई वहाँ की सिटीज़नशिप? या किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप कही जाए तो आप वहाँ की नहीं लोगे। आपसे कहा जाए कनाडा की सिटीज़नशिप मिलेगी तो आप लेने के लिए रेडी हो जाओगे। क्यों? ये सिटीज़नशिप की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई? अगर मैं यहाँ पर आपके सामने अपने व्यूज़ रख पा रही हूँ, आप आराम से बैठ के मेरे व्यूज़ सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वाई? बिकॉज यू आर इंडियन सिटीज़न। क्योंकि हर एक सिटीज़न को कुछ राइट्स, बेसिक राइट्स जो है वो हर कंट्री देती है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो वी हैव फंडामेंटल राइट्स जो हमारी लाइफ को एक ह्यूमन लाइफ बना के रखा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास इंडियन सिटीज़नशिप रहे। और अगर आपको लगता है कि कनाडा की सिटीज़नशिप में ज़्यादा मज़ा है क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ मिलते हैं, तो आप वहाँ की लेना चाहोगे। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं, हर कंट्री अपने सिटीजन्स के लिए कुछ बेनिफिट्स देता है और उन्हीं बेनिफिट्स के बेसिस से हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें इस कंट्री की सिटीज़नशिप चाहिए या हमें इस कंट्री की सिटीज़नशिप नहीं चाहिए। इंडिया की हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वी हैव द बेसिक फंडामेंटल राइट्स, इसलिए हमें लगता है कि भाई हमारे पास इंडियन सिटीजनशिप ही रहे। कुछ हो जाए, चाहे कितनी बुराई कर ले, लेकिन कहेंगे तो क्या कि हम एक भारतीय हैं। तो भारतीय कैसे, आप क्यों हैं या कैसे कोई बना, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, वो ये कि जो है कमिंग डेज में वी विल स्टार्ट द लेक्चर्स फॉर APO एस्पेक्ट। तो टुमारो यानी कि आज हमारी जो डेट है वो हमारी 22 है, ठीक है। अरे अच्छा सॉरी, मैं आपको लॉस ऑफ सिटीजनशिप तो बताना ही भूल गई। लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी है यहाँ पर। एक तो रेनोन्सिएशन मतलब कि आपने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए, लो रखो अपनी सिटीजनशिप, ठीक है। टर्मिनेशन कि आपने दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आप टर्मिनेट हो जाओगे, इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। डिप्राइवेशन का मतलब क्या हुआ? डिप्राइवेशन का मतलब ये हुआ कि सरकार ने आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन ली है। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिवली भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। अब मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग जो है ना APO के लिए भी क्या करेंगे, लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। और जो हमारे कमिंग क्लासेस होंगे उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम APO का पेपर को एनालाइज करेंगे। पेपर को हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम एनालाइज करेंगे टू नो कि भाई पेपर का अप्रोच क्या है, ठीक है। फिर उसी अप्रोच से लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आई विल डिस्कस विद द स्ट्रैटेजी विच यू शुड फॉलो फॉर APO एंड RGS एग्ज़ाम बोथ। तो हम उस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो होगा हम आई विल स्टार्ट विद द
सीआरपीसी इम्पॉर्टेंट भी है। तो एपीओ के ये अप्रोच जो सीआरपीसी की रहेगी वो एपीओ की अप्रोच रहेगी, ठीक है, और उसी अप्रोच से हम सीआरपीसी को पढ़ेंगे। क्लियर? सीआरपीसी के जो भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं हम उन सब को इन लेक्चर्स में आगे सीआरपीसी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एपीओ लेक्चर्स जो हम कमिंग उसमें करेंगे। कमिंग का क्या मतलब है, आज 22 ऑफ क्या है, मार्च है, ठीक है। तो अभी कल सैटरडे संडे है यानी 23rd 24th एंड मंडे इज़ होली यानी कि 25th। तो हम मेरा नेक्स्ट लाइव सेशन जो होगा वो 26 ऑफ मार्च को होगा और उसमें मैं आई विल डिस्कस द एपीओ अप्रोच एंड द स्ट्रैटेजी, ठीक है। This is going to be very important for all the students who are who wants to appear for APO and RJS both or any one of the exam. तो do not miss the lecture। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट पे भी क्या हो रहा है, न्यू क्रिमिनल लॉ का बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th मार्च और 29th मार्च, ठीक है, डिपेंड कि हमारा जो करंट सब्जेक्ट है वो किस दिन ख़त्म होता है। इसमें जो है पूरा क्रिमिनल लॉ ही कवर होगा क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पर सीआरपीसी और बीएनएसएस पढ़ना है ये नहीं पता, आईपीसी बीएनएस में से क्या पढ़ना है ये नहीं पता, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है या बीएसए पढ़ना है ये नहीं पता। तो ये जो लेक्चर्स होंगे ये कंबाइन मतलब पूरे होंगे, सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों को क्यूमुलेटिवली साथ में लेके चला जाएगा ताकि जो एग्ज़ाम जिसमें नए क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं उनके लिए वो फ़ायदेमंद हो जाए, जिसमें ओल्ड आ रहा है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो जाए। क्लासेस रिमेन वेरी कॉन्सेप्चुअल फ्रॉम रूट लेवल 0 लेवल। आई ट्रीट कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं आते और मैं उसको पढ़ा रही हूँ, आता है जिसको उसको भी 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी। विद दिस वेरी कॉन्सेप्चुअली लेक्चर्स आई यूज टू इम्पार्ट, ठीक है। क्लासेस के बारे में आपको बता दूं, ऑनलाइन सेशन रहता है, ऑफलाइन भी रहता है। आप चाहे ऑनलाइन कनेक्ट होइए चाहे ऑफलाइन कनेक्ट होइए, अगर आपको इसको स्विच करना है तो आप स्विच भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप यहाँ ऐसे ज्वाइन करो चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करो, यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लासेस। सारी रिकॉर्डिंग्स बच्चों के पास ही रहती हैं, तो अगर कोई लेक्चर नहीं हुआ है या रिवाइज करना है तो उन रिमेन वेरी फ्रूटफुल, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ है, इंस्टीट्यूट हमारा जयपुर में है। आप इस फलाने नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। और ये जो नीचे QR कोड है ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी अपडेट्स हैं इन लाइव सेशन के रिस्पेक्ट में आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। साथ के साथ डेली करंट अफेयर्स भी मिलता है, वहाँ पर आपको डेली क्विज़ भी मिलता है। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी डेली जो है क्विज़ चलता है टेलीग्राम पर, तो वो करंट अफेयर्स जो होते हैं उनकी बूस्टर, मंथली बूस्टर भी मिलती है, डेली भी PDF आता है, क्वेश्चन आवर भी आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वी हैव अ एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच एंड वी गाइड स्टूडेंट फॉर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। इंस्टीट्यूट की सर्विस तब तक रहेंगी भैया जब तक आप जज नहीं बनोगे। तो दिस वॉज द मेन मोटो ऑफ माई, टू मेक यू टू टर्न योर ड्रीम इन टू रियलिटी। और if you want to become a part of ज्योति जुडिशरी then you can enroll yourself here, ठीक है। अब आज का थॉट ले लेते हैं। थॉट ये है कि अगर जीवन में कुछ चाहिए आपको तो हार्ड वर्क से मत डरिए, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ योर पेरेंट्स। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स की जगह कोई और नहीं ले सकता, उसी तरह हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, लेकिन मिलेगी मंजिल उसी को जो उसके लिए तप करेगा। और अगर आप खुद के लिए तप नहीं कर सकते हो तो कोई और आपके लिए क्यों करेगा। दुनिया आगे निकल जाएगी, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। आजकल जुगाड़ पानी से काफ़ी काम चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन ट्रस्ट मी ये जुगाड़ पानी तभी तक चलेगा जब तक ये जुगाड़ है, ठीक है। जिस दिन ये जुगाड़ हिलेगा उस दिन आप हिल जाओगे। तो बेटर है कि आप अपने अंदर अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। द मोर यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ द मोर यू ग्रो, ठीक है। तो टाइम और नॉलेज इसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए और अपने सभी सपनों को पूरा करिए और अडिग रहिए। आई मीन अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। तो नींव स्ट्रांग रखने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है।
अगर शॉर्टकट से आपको कोई सक्सेस मिलती है तो वो शॉर्ट टर्म ही मिलेगी, लॉन्ग टर्म वो नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कम हियर टू वॉच दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।